नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं की क्लासेस कर रहे हैं। कोशिश करेंगे ये क्लासेस दोस्तों आप लोगों की कंटिन्यू रहें। तो क्योंकि थोड़ा मटेरियल रेडी करने में टाइम लगता है, कोशिश मैं यह करता हूँ कि जितना भी मटेरियल आपको दूँ वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो और इससे उम्मीद है कि कहीं से इससे बाहर ना आए चीज़ें जो जुड़ी हुई और टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो खैर आइए पहले सिलेबस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया आपका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसकी संभवतः 2 क्लासेस हैं, एक पहले हमने कराई थी और एक अभी हाल ही में कराई है। इन दोनों को कर लीजिए क्लासेस को, इससे कुछ बाहर नहीं आएगा आपका 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से संबंधित, क्योंकि यह पूरे वर्ष के घटनाक्रमों का सार है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका टारगेट, ये कंप्लीट हो गया। आज हम सभी लोग क्या करेंगे, कृषि, ये दोनों टॉपिक करेंगे। कौन से करेंगे? कृषि की योजना निर्धारण। इसमें विभिन्न प्रकार की कुछ योजनाएं और अच्छा मैंने देखा है कि अक्सर कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से लेकर के जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह हमने देखे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे जीएसटी, आरबीआई, ग्रामीण क्षेत्र बैंक, इन सबसे कई प्रश्न पूछे गए। तो आज की क्लासेस में हम सब लोग ये सभी कर लेंगे। फिर आपको इसके अंतर्गत एक योजनाओं की क्लासेस दे देंगे। तो करीब मान लीजिए 100 से करीब 100 से 150 योजनाएं होंगी। उसमें उनका कब आरंभ हुई वो और उसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, जिन लोगों ने यूपी लेखपाल का पेपर वगैरह अगर दिया होगा तो उसमें देखा होगा काफ़ी योजनाएं डीप से पूछी जा रही। तो उनका आरंभ कब हुआ और उसके उद्देश्य क्या है, उन सब पर हम सभी लोग उसके अंतर्गत बात करेंगे। और ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्लासेस हो गई, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और मैंने यह भी कराया जो समय समय पर एमएसपी जारी होती है उसकी भी क्लासेस हमने आप लोगों को दी है। और तो खैर अब ये पढ़ेंगे कृषि की योजना निर्धारण, फिर कृषि विपणन पढ़ेंगे। इस पर काम चल रहा है, इसकी अभी अब हाल ही में क्लास ली जाएगी। और आज हम सभी लोग ये पढ़ेंगे कृषि की योजना निर्धारण। फिर इसके बाद ये कर लेंगे, ये आपके ये हो गया है, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, ये भी हो गया। फिर ये कृषि संबंधी आर्थिक सुधार कर लेंगे, कुछ रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, ये सभी, इन सब पर हम सभी लोग बात करेंगे। फिर कृषि सांख्यिकी के सिद्धांत कर लेंगे। कृषि जिनसों के आयात में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट दिया गया है, तो इसकी एक क्लास ले लेंगे। जो भी महत्वपूर्ण डाटा होगा उसको हम सभी लोग कर लेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। या मेरे ख्याल से ये चीज़ें इतना ज़रूरी है नहीं, इसमें कुछ करीब 10 से 15 मिनट की एक वीडियो होगी, उसके अंतर्गत चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो खैर ठीक है, आज की हम अपनी क्लास पर बात करते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम सभी लोग, ये पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा ये हो गया है और ये हो गया है, ये हो गए, 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। तीसरे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो आइए अपनी क्लासेस की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं। कृषि की योजना निर्धारण टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, जिससे आपको चीज़ ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, इधर उधर भागना ना पड़े और आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी चीज़ें साबित होंगी। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। कृषि की योजना निर्धारण में क्या क्या है, पहले हम सभी लोग जीएसटी को देख लेते हैं दोस्तों। जीएसटी से अक्सर अगर आप लोग प्रैक्टिस वगैरह, जैसे जो नेमराज सुंडा की बहुचर्चित एक पुस्तक है, या यूथ वगैरह की जो भी आप लोग प्रैक्टिस वगैरह लगा रहे होंगे उसमें देख रहे होंगे, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। वैसे इकोनॉमिक्स में है क्या, यही चीज़ें, तो मजबूरन आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है तो वस्तु एवं सेवा कर। देखो मैंने यहाँ पर सीधे तौर पर फैक्ट नहीं लिए, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर कब नियम लागू हुआ या कब पास हुआ, तो मैंने सीधे तौर पर फैक्ट को नहीं लिया। किसी भी फैक्ट को याद करने के लिए आपको दोस्तों क्या हो, उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए, तभी फैक्ट आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। तो भारत में वस्तु एवं सेवा को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जो जीएसटी है क्या, तो जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है दोस्तों, सर्विस टैक्स है। इसको कब लागू किया गया था भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। अब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ये दोनों द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों को स्थानीय सिर्फ कब लगाया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लगाया गया। अब केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी करों के स्थान पर सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर लगेगा।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कई अलग अलग विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। अब उन सभी करों को जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो ये तो हो गई कुछ कॉन्सेप्चुअल बात। फैक्चुअल बात क्या है कि इसे कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। वस्तु के ऊपर जो भी जीएसटी कर की दर होगी वह पूरे देश में एक समान रहेगी। जीएसटी की जो दर होती है दोस्तों वह कैसी रहती है, तो पूरे देश में एक समान रहती है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया जीएसटी को। और इसे कब अधिसूचित किया गया, तो 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित किया गया। जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन सी दरें शामिल हैं, तो 5%, 12%, 18% और 28%। हालांकि जीएसटी की जो काउंसिल परिषद उसकी समय समय पर बैठक होती रहती है और उसमें निर्णय लिया जाता है। अब तो खैर जीएसटी का क्या कहना। अप्रसंस्कृत रत्नों और पत्थरों पर 0.25% की विशेष दर से और सोने पर 3% की दर से कर लगता है। तो 5%, 12%, 18%, 28% ये जीएसटी की मदें हैं दोस्तों। और अप्रसंस्कृत रत्नों तथा पत्थरों पर 0.2% की विशेष दर और सोने पर करीब 3% की दर से कर लगता है। ठीक है। मानव उपयोग के अल्कोहल, पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टरबाइन को जीएसटी से क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। जीएसटी में करीब 17 अप्रत्यक्ष कर और 8 केंद्रीय कर, 9 राज्य स्तरीय कर और 23 केंद्रीय और राज्य उपकर शामिल हैं। तो जीएसटी में अच्छा मैं क्या करूँगा, क्या इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें बहुत उनको मैं अलग कलर से हाईलाइट किए दे रहा हूँ कि आपको याद करना है। बाकी चीज़ें आपको समझते हुए भी चलनी है ताकि ज़्यादा आपको बोझ ना पड़े। इसमें ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि दरें कितनी हैं। जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर हैं, 8 केंद्रीय हैं, 9 राज्य स्तरीय हैं, 23 केंद्रीय हैं और राज्य उपकर समाहित हैं। वस्तु और सेवा कर कनाडा क्या है, वस्तु और सेवा कर दोस्तों कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। विश्व में जीएसटी, गौर करने वाली बात यह है कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में वर्ष 1954 में लागू हुआ था और भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। ये पेज जो आपके सामने दिया गया है ये पूरे बिंदु इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। विश्व में जीएसटी फ्रांस में सर्वप्रथम 1954 में लागू हुआ था। वहीं जब भारत ने इसे लागू किया तो अपना स्थान उसका भारत का क्या है, रैंकिंग क्या है, तो 161वां देश है जिसने ऐसे इस जीएसटी को लागू किया। और जीएसटी को 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में प्रस्तुत किया गया। जीएसटी को कब पेश किया गया, तो 2014 में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसके पक्ष में अमूमन 336 तथा विपक्ष में कुल 11 मत पड़े थे। तो मुझे नहीं लगता इससे भी डीप आपको कोई बताएगा। जीएसटी विधेयक को राज्यसभा द्वारा इम्पोर्टेंट है 3 अगस्त 2016 को, जबकि लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जीएसटी विधेयक पर अपनी मंजूरी दी गई। आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक कि हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी भी विधेयक को मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक वह कानून नहीं बन सकता। तो जीएसटी को राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को पेश किया गया, वहीं लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को, और 8 सितंबर को क्या किया गया, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अनुमति दी गई, जिससे क्या हुआ, जीएसटी लागू हो गई। और कौन सी एक ऐसी समिति थी जिसने जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो विजय केलकर समिति के द्वारा भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया गया था। जीएसटी एक कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, आपके आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर, ये सभी क्या हैं, प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण हैं। वहीं अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर, वैट आपका अप्रत्यक्ष कर है, जो जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू था। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि भारत में जितने भी कर हैं उनका एकीकरण किया जाए ताकि जो कर का स्ट्रक्चर है उसको और अत्यधिक मजबूत किया जा सके, आसानी से लोगों के द्वारा कर पे किया जा सके। इसी प्रकार के कुछ विशेष संरचनाओं का निर्माण करने के क्रम में जीएसटी को लागू किया गया था।
तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे राज्यसभा में कब पेश किया गया? 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस समिति के द्वारा इसे लागू करने का सुझाव दिया गया था? तो विजय केलकर समिति के द्वारा। जीएसटी निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। जीएसटी निर्माता से लेकर के उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला कैसा कर है? तो एकल कर है। कहाँ लगता है? तो उपभोक्ताओं तक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर दोस्तों लगता है। कभी कभी पूछा जाता है किस पर लगता है? तो आपूर्ति पर लगता है। जो भी वस्तु एवं सेवाओं की जो आपूर्ति होती है उस पर लगने वाला जीएसटी एक प्रकार का एकल कर है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में नया अनुच्छेद 279 को जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 279 के तहत। भारतीय संविधान में कुछ संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 279 को जोड़ा गया है। उसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाता है जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 279 के तहत संबंधित है। इसके तहत 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। तो जीएसटी परिषद के गठन की जो अधिसूचना है कब जारी की गई? तो 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है दोस्तों। वर्तमान समय में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। तो वही कह रहा है कि इस परिषद का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। तो जीएसटी परिषद का गठन आर्टिकल 279 के तहत किया गया और यह अधिसूचना कब जारी की गई? तो जीएसटी परिषद की अधिसूचना 12 सितंबर 2016 को जारी की गई। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा बिंदु क्या है? 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आप ये तिथि इतनी जरूरी नहीं है यहाँ पर यह जरूरी है कि भारत का पहला राज्य कौन है जिसने जीएसटी को लागू किया था? तो असम है। तो 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? तो असम जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है। कहाँ का? तो भारत का। 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था। तो गौर करने वाली बात क्या है आपके लिए कि यहाँ पर कह रहा है कि पहला राज्य कौन था? क्या कह रहा है? पहला राज्य कौन है? तो असम है। जबकि अंतिम राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जब जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चे में रहा है अपने आर्टिकल को लेकर के, वहाँ पर जो भी चीज़ें जिन भी चीज़ों को लेकर के बदलाव हुए हैं, तो वहाँ पर जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर था। जबकि पहला राज्य जीएसटी किसने लागू किया? असम ने लागू किया था। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं किसको बनाया गया था? अमिताभ बच्चन को बनाया गया। 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने के 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया। 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने के 1 वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि जीएसटी दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया गया जीएसटी दिवस, तो 1 जुलाई को मनाया गया। जीएसटी के तहत कर की कुल 5 दरें निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18% व 28%। 28% अधिकतम है दोस्तों। कितनी है? अधिकतम। अब फिर कह रहा हूँ, ये तो खैर हालिया आंकड़े हैं, बदलते भी रहते हैं। जीएसटी काउंसिल अपनी बैठक में निर्णय लेती है और जो भी बदलाव करने होते हैं वो लोग करते हैं। जीएसटी परिषद में केंद्र को 1/3 मद और राज्य को 2/3 मद का अधिकार दिया गया है। जो जीएसटी की जो परिषद का गठन किया गया उसमें केंद्र को कितना दिया गया है? केंद्र को दोस्तों 1/3 मद दिया गया और जबकि राज्य को कितना दिया गया? जो राज्य है 2/3 मद अधिकार, 2/3 मदों का अधिकार दिया गया है। अब जीएसटी के टाइप्स कौन कौन है?
4 भाग हैं। कौन कौन से? CGST। जीएसटी के टाइप्स कौन है दोस्तों? जीएसटी के टाइप्स की अगर हम बात करें 4 हैं। कौन कौन से हो गया आपका? CGST हो गया, SGST हो गया, IGST हो गया और UGST हो गया। CGST, SGST, IGST, UGST, ये जीएसटी के प्रकार हैं। जीएसटी विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। जो जीएसटी विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जो जीएसटी का विधेयक था उसका मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? असीम दास गुप्ता जी के द्वारा तैयार किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, याद रखेंगे। तो ये हो गया हमारा जीएसटी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ें समझ में आई होंगी, कब क्या कैसे लागू हुई। अगला हमारा बिंदु है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ भी रहे हैं, तो आरबीआई को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का बैंक है? एक केंद्रीय बैंक है, सर्वोत्तम बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। ये सब आरबीआई के बारे में कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे क्या हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब करी गई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता में स्थापित था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आरबीआई क्या है? आरबीआई एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? तो प्रारंभ में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक में एक आमतौर पर गवर्नर होता है और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो होती है 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगर इसकी संरचना की बात की जाए, रिजर्व बैंक में एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक के मूल कार्यों में शामिल हैं। अब रिजर्व बैंक के आरबीआई के कौन कौन से मूल कार्य हैं उसकी बात कर लेते हैं। और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है दोस्तों? तो संजय मल्होत्रा के द्वारा शक्तिकांत दास जी की जगह ली गई थी। अब इसके कुछ कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके कार्य कौन कौन से कार्य हैं? तो पहला कार्य तो इसका है बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना और भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना तथा देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली को परिचालित करना बहुत ही जरूरी चीज़ है। आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं दोस्तों? तो बैंक नोटों के निर्गमन को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से आरक्षित निधि रखना, देश में हित मुद्रा और ऋण प्रणाली को परिचालित करना। किस प्रकार का ऋण प्रणाली की होगी?
बैंकों को नोटों का लेन देन कैसा किस प्रकार किया जाएगा, मौद्रिक स्थायित्व क्या है, बहुत ज़्यादा मार्केट में मुद्रा तो नहीं उपलब्ध है या बिल्कुल ही मुद्रा उपलब्ध नहीं, इन सब की देखरेख किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा की जाती है। मुद्रास्फीति किस प्रकार बढ़ रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें देखना किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा दोस्तों की जाती है देखरेख। सरकार का बैंकर, सरकार का क्या है, बैंकर है, अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है। उन्हें बैंकर का कार्य भी करना, बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करना, अर्थात सभी अनुसूचित बैंकों के खाते रखना। तो सरकार के बैंकर का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए अगर भारत सरकार को जब भी कभी कर्जे की ज़रूरत होती है थोड़ा, तो वह आरबीआई को तलब करता है। राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, बैंकर का कार्य भी करता है। बैंकों के लिए क्या करता है, बैंकों को मुद्रा उपलब्ध कराने का कार्य करता है या बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। और अनुसूचित बैंकों के खाते किस में रखे जाते हैं, आरबीआई के अंतर्गत होते हैं। बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर 1926 में रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्या है दोस्तों, तो जो आरबीआई की स्थापना की गई थी भारतीय मुद्रा और वित्त पर, आरबीआई की स्थापना जो की गई थी भारतीय मुद्रा और वित्त पर क्या करी गई, एक समिति का गठन किया गया था मुद्रा और वित्त की जांच पड़ताल करने के लिए 1926 में रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर करी गई थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा सीधे लिख देते हैं, ये हिल्टन यंग कमीशन पर की सिफारिश के आधार पर गठित की गई या रॉयल कमीशन सिफारिश के आधार पर गठित की गई, तो याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है आपको इसके कार्य भी। अगर आप आरबीआई से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आरबीआई से संबंधित इसकी क्लास करने के बाद दोस्तों अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उम्मीद है कर पाएंगे। कुछ आरबीआई के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, मौद्रिक प्राधिकरण। मौद्रिक प्राधिकरण का तात्पर्य क्या है, मौद्रिक नीति का गठन करना, मौद्रिक नीति का गठन करना, उसका क्रियान्वयन करना, उसकी निगरानी करना। ये सभी किसकी देखरेख करते हैं, किसके अंतर्गत देखरेख में होता है, आरबीआई के देखरेख में होता है। इसका उद्देश्य क्या है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। मूल्य स्थिरता का तात्पर्य क्या है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना ना करना। वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में बैंकिंग परिचालन के व्यापक मापदंडों का वर्णन करता है, जिसके भीतर देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। अच्छा मैंने जो यहाँ पर थ्योरी ली या तो दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए ली है, परंतु आप हेडिंग इसकी ज़रूर याद रखेंगे। हेडिंग आप याद रखिए, आरबीआई के मुख्य कार्य क्या है, मौद्रिक प्राधिकरण है, बाकी आप चीज़ों को कर पाएंगे। वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। प्रणाली में जनता का विश्वास बना रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, जनता को लागत प्रभावी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ये सभी कुछ आरबीआई के उद्देश्य हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। जो विदेशी मुद्रा के देखरेख कौन करता है दोस्तों, तो आरबीआई करता है। किसके तहत, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अनुसार विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आपने एफडीआई एफपीआई वगैरह के टर्म तो आपने सुने हुए होंगे। तो विदेशी मुद्रा के प्रबंधक का कार्य विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 1999 के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास और रखरखाव को बढ़ावा दिया जाना। मुद्रा के जारीकर्ता, मुद्रा और मुद्रा का आदान प्रदान मुद्रा और सिक्कों को नष्ट कर देता है जो संचलन के लिए फिट नहीं होते। तो मुद्रा को जारी करने का कार्य किसका है, आरबीआई के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा डीमोनेटाइजेशन के समय में नोटों को क्या किया गया, बदला गया, तो इसका प्रमुख कार्य किसके द्वारा किया गया, आरबीआई के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, जनता को पर्याप्त मात्रा में करेंसी नोट सिक्कों की आपूर्ति की जानी और अच्छी गुणवत्ता प्रदान किया जाना, लेन देन की अच्छी गुणवत्ता को प्रदान किया जाना। विकासात्मक भूमिका, राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए विकासात्मक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराना। नियामक और भुगतान और निपटान प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है आरबीआई। बड़े पैमाने पर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में भुगतान प्रणाली की सुरक्षित और कुशल साधनों का परिचय उन्नयन, ये सभी आरबीआई के द्वारा कार्य किए जाते हैं।
तो निपटान और भुगतान और निपटान प्रणाली के पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई कार्य करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भुगतान और निपटान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना। अन्य कार्य, सरकार को बैंक कर्मी केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंकिंग का कार्य करता है, उनके बैंक कर्मी के रूप में भी कार्य करता है। बैंकों को बैंक कर्मी सभी अनुसूचित बैंकों के बैंक खातों को बनाए रखने का कार्य करता है। अब हमारा अगली बैंक कौन सी है? अगली बैंक हमारी कोऑपरेटिव बैंक है। तो भारत में सहकारी बैंक भी बैंक के आधारभूत कार्य संपन्न करते हैं। जो भारत के जो सहकारी बैंक हैं वो भी जो बैंकिंग के कुछ बेसिक कार्य होते हैं उनको संपन्न करने का कार्य करता है, किंतु ये वाणिज्यिक बैंकों से पृथक होते हैं। तो किस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों से पृथक होते हैं? सहकारी बैंकों की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा की जाती है। जो सहकारी बैंकों की स्थापना की जाती है प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा कुछ अलग अलग सहकारी समितियों के अधिनियम बनाए जाते हैं, उन्हीं के अंतर्गत करी जाती है। भारत में सहकारी बैंक कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? राज्य स्तर पर कौन सा सहकारी बैंक पाया जाता है? राज्य स्तर पर सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक होता है दोस्तों। और जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर होता है। और ऋण समितियाँ ग्राम स्तर पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। तो ग्राम स्तर पर कौन सी सहकारी बैंक पाई जाती है? ऋण समितियाँ होती हैं। जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण केवल आंशिक होता है। सहकारी बैंकों पर जो रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है आंशिक होता है। प्राथमिक सहकारी बैंकों जो सहकारी बैंकें होती हैं दोस्तों पीसीबीएस होते हैं, इन्हें क्या होता है? अपने कुल अग्रिमों का करीब 60% प्राथमिक सेक्टर में खर्च करना होता है। तो जो पीसीबीएस हैं इन्हें प्राथमिक सहकारी बैंकों के अपने कुल अग्रिमों का करीब 60% किस सेक्टर में खर्च करना होता है? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर या तृतीय सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टरों में उन्हें कुल अपनी अग्रिम का करीब 60% खर्च करना होता है तथा कम से कम 25% कमज़ोर वर्गों को आवंटित करना होता है। तो 60% उन्हें क्या करना है? 60% उन्हें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों में खर्च करना होता है और जबकि 25% कमज़ोर वर्गों को आवंटित करना होता है। केंद्रीय व जिला सहकारी बैंकों की संख्या के मामले में प्रथम 3 स्थान वाले राज्य हैं। केंद्रीय व जिला सहकारी बैंकों की संख्या के मामले में प्रथम 3 स्थान वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। ये 3 अग्रणी हैं सहकारी बैंकों के मामले में। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र, ये क्या है? अग्रणी है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पढ़ने से पहले क्या कर लेते हैं? थोड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु कौन कौन से जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उनको समझ लेते हैं। जैसे कि सहकारी बैंक 3 प्रकार की हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? ऋण समितियाँ को किस स्तर पर पाई जाती हैं? मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्राम स्तर पर किस प्रकार की सहकारी बैंक पाई जाती है? राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, जिला स्तरीय सहकारी बैंक, पंचायत समिति या ऋण समिति। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऋण समितियाँ ग्राम स्तर पर पाई जाती हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक का नियंत्रण जो होता है आंशिक होता है, न कि पूर्णकालिक होता है। और पीसीबीएस का को अपने कुल अग्रिमों का करीब 60% दोस्तों प्राथमिक सेक्टर में, जबकि 25% कमज़ोर वर्गों को उन्हें आवंटित करना होता है। और कमज़ोर वर्ग कौन कौन से? वो उसके अपने नियम अधिनियम हो सकते हैं। केंद्रीय व जिला सहकारी बैंकों की संख्या के मामले में कौन से 3 राज्य अग्रणी हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब हम सभी लोग रीजनल रूरल बैंक पर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनल रूरल बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, बैंक है दोस्तों, क्योंकि पूछे जाते हैं दीर्घकालिक ऋण किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अल्पकालिक ऋण किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये सभी जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तभी हम सभी लोग जान पाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ऐसे गांवों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को करी गई थी। अब पूछा जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? आपके जो भी विकल्प दिए हों उनमें से 2 अक्टूबर 1975 को सही माना जाएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना प्रायः ऐसे क्षेत्रों के लिए की गई जहाँ पर पहले से
बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन क्षेत्रों के लिए रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना करी गई। तो वही कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ऐसे गांवों में बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के लिए 2 अक्टूबर 1975 को करी गई जहां पहले से ही ऐसी सुविधा की पहुंच नहीं थी। इन्हें मूलतः समाज के, इसका इम्पोर्टेंट लाइन है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को संस्थानिक ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से इनकी शुरुआत की गई। किस प्रकार का? तो संस्थानिक ऋण पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संस्थानिक ऋण किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो जो भी आपके विकल्प होंगे उसमें से रीजनल रूरल बैंक सही माना जाएगा। तो आपको याद करने योग्य कौन सी चीज़ें हैं? 2 अक्टूबर 1975 और संस्थानिक ऋण उपलब्ध कराने का कार्य रीजनल रूरल बैंक के द्वारा किया जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा। अगला बिंदु है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा इनके प्रवर्तक बैंकों के पास। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो स्वामित्व होता है किनके पास? भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा इनके जो प्रवर्तक बैंक होते हैं उनके पास होता है। इनकी निर्गत जो पूंजी होती है 50%, 15%, 35% के अनुपात में होती है। कितना? तो 50, 15, 35%। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो स्वामित्व है भारत सरकार का, उसके पास करीब 50% है, संबंधित राज्य सरकार से करीब 15% और जो प्रवर्तक बैंक है उनके पास करीब 35% के अनुपात में इनकी निर्गत पूंजी है। दोस्तों, शुरू में इन बैंकों की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में और गोरखपुर में की गई। हरियाणा में कहाँ की गई? भिवानी में की गई। राजस्थान में कहाँ करी गई? जयपुर में करी गई। जबकि पश्चिम बंगाल में कहाँ की गई? मालदा में की गई। बाद में देश के कुछ अन्य भागों में भी इनका विस्तार करा गया। तो शुरुआती दौर में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इनकी स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मुरादाबाद में। हालांकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में, गोरखपुर में और हरियाणा के भिवानी में, पश्चिम बंगाल के मालदा में, जबकि राजस्थान के जयपुर में इनकी स्थापना हुई। बाद में आने वाले समय में कुछ देश के कुछ अन्य भागों में भी हमें इनकी स्थापना देखने को मिली। वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम एवं गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यरत है। तो वर्तमान में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वह कहाँ कहाँ पर नहीं कार्यरत हैं? सिक्किम में नहीं कार्यरत हैं और गोवा में दोस्तों नहीं कार्यरत हैं। 31 मार्च 2021 को 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की करीब 21,871 शाखाएं कार्य कर रही थी, जिनमें से 75 से, ये थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों टाइपिंग में, तो करीब, वैसे आपके लिए ये बिंदु इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब नहीं पूछा जाता है कि कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं हैं, कौन सी हैं, कौन से नहीं हैं। ये करीब 75 से 80% होगा। ये 75 से दोस्तों 80% होगा, 75 से 3% नहीं होगा। तो खैर ये लाइन इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप समझने के तौर पर पढ़ सकते हैं कि 31 मार्च 2021 तक करीब 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 21,871 शाखाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें से करीब 75 से 80% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती हैं? सिक्किम और गोवा में नहीं पाई जाती हैं। इनकी शुरुआती दौर पर इनकी स्थापना कहाँ हुई? तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, गोरखपुर, हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान में जयपुर में, पश्चिम बंगाल में मालदा में हुई। इनकी स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इनकी स्थापना कहाँ पर की गई? इनकी स्थापना आमतौर पर वहाँ की गई जहाँ पर पहले से ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और ये इनका कार्य क्या है प्रमुख? तो इनका कार्य है दोस्तों संस्थानिक ऋणों को उपलब्ध कराना। और गौर करने वाली बात यह है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनकी स्थापना ग्रामीण ऋण पर नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। किसके आधार पर की गई थी? तो नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ये बिंदु छूट गया दोस्तों, तो इसको नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आरआरबी
आरआरबी की स्थापना ग्रामीण ऋण पर नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पर करी गई थी। नरसिंघम समिति की सिफारिशों पर। तो आरआरबी की स्थापना ग्रामीण ऋण पर नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पर करी गई थी। ठीक है, और प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना का भी तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई, और इनका अनुपात हमने बता ही दिया आपको। इनका अनुपात किस हिसाब से 50:15:35 है। कहीं कहीं पर सीधे तौर पर लिखा मिलेगा आपको 50:15:35। तो 50 अनुपात का तात्पर्य क्या है? भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार 15, प्रवर्तक बैंक जो है 35% के अनुपात में इनकी निर्गत पूंजी दोस्तों है। अब हम सभी लोग भूमि विकास बैंक पर बात करते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बैंक है। इसके क्या हालचाल हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम सभी लोग बात करते हैं। तो किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि विकास बैंक की स्थापना किस लिए की गई? किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं से तात्पर्य क्या? मान लीजिए किसानों को ऋण का अपना पुनर्भुगतान करना है, या किसी भी प्रकार की मशीनरी खरीदनी होने, या भूमि का क्रय करना, ये सभी दीर्घकालीन की वित्तीय आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। और आगे बढ़ते हैं। ये बैंकें किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप सभी लोग याद रखिए। और कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में यह ढांचा एक ही है। जो भूमि विकास बैंक से संबंधित दोस्तों ढांचा है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में एक ही है। ठीक है, जबकि अर्थात वहाँ पर शीर्षस्थ भूमि विकास बैंक है जो जिला स्तर पर स्वयं अपनी शाखाओं द्वारा सीधे ही अपनी गतिविधियों को संपन्न करती है। तो उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जो भूमि विकास बैंक है, इनका ढांचा एक ही है जो जिला स्तर पर सीधे अपनी शाखाओं के द्वारा अपनी गतिविधियों को संपन्न करने का कार्य करती हैं। और इन बैंकों के ऋण पत्रों में मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, जीवन बीमा निगम, केंद्र और राज्य सरकारें निवेश करती हैं। इस बैंक के जो ऋण पत्र की दीर्घकालीन अवधि कितने वर्ष तक की होती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बैंक की जो दीर्घकालीन ऋण अवधि पत्र, जो ऋण पत्र है, दीर्घकालीन अवधि उसकी क्या है? 25 वर्ष तक है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में इसका ढांचा एक ही है, और जो ऋण पत्र इसके द्वारा प्रदान किया जाता है दीर्घकालीन समय, इसका उस समय क्या है? 25 वर्ष तक का उसका समय निर्धारित किया गया है। तो हमारी अब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नाबार्ड बची हुई है, और कुछ एक आधी बैंक बची हुई होंगी, उन पर हम सभी लोग अगले दिन बात कर लेंगे। और कौन सी हमारी बैंक है? भारत में विकास एवं रोजगार कार्यक्रम। ये कुछ रोजगार कार्यक्रम दोस्तों दिए गए, जैसे मनरेगा हो गया आपका, और IRDP हो गई वगैरह हो गई, और इसके बाद योजनाएं हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजनाओं की हम सभी लोग लास्ट में क्लास कर लेंगे। 100 से 150 करीब योजनाएं हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगी, तो उसको हम सभी लोग किसी नेक्स्ट दिन कर लेंगे। तो भूमि विकास बैंक क्या करती है? दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करती है, और जो इसके अंतर्गत ऋण पत्र प्रदान करा जाता है उसकी करीब उसका समय काल जो है 25 वर्ष तक का है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं दोस्तों, इन सबको आप सभी लोग याद रखिए। और जो आरआरबी की स्थापना, आरआरबी का कहने का तात्पर्य आपका कोई रिजर्व बैंक नहीं है, रीजनल रूरल बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनकी स्थापना ऋण पर नर्सिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर करी गई थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिंदु, 50-15-50-15-35, ये सभी कुछ इनका अनुपात है। और सिक्किम और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में आमतौर पर ये पाई जाती हैं। तो 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना करी गई थी। ये क्या करती हैं, संस्थानिक ऋण को उपलब्ध कराने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहता है, फिर मिलते हैं अगले दिन, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सभी लोग बात करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे और आराम से आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, और इससे आसान भाषा दोस्तों हो भी नहीं सकती। तो धन्यवाद, खैर मिलते हैं अगले दिन।